हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ और इसके बहुत अच्छे से एप्लीकेशंस। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा थे, उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर उसकी प्रॉब्लम्स की थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, फिर हमने मिक्स्ड प्रॉब्लम की थी। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए पेन और कॉपी, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। देखिए, ये जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, ये जो बोर्ड का जो सिलेबस है ना, उसमें तो है ही है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में बिल्कुल ऊपर से ऐसे ही पढ़ा के निकल गए, सोलेनॉइड बता दिया, टॉरॉइड बता दिया, सिलेंडर बता दिया। इसमें काफ़ी रोल है डायरेक्शन का। तो आज बड़े ढंग से समझना कि जेईई और नीट में प्रॉब्लम्स बहुत सरल आती हैं, लेकिन आपको चूंकि पता ही नहीं होता कि करना क्या है, इसलिए आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ढंग से समझना एम्पियर्स सर्किटल लॉ, और मैं डायरेक्शन के लिए क्या रूल बता रहा हूँ, कैसे फॉलो करना है। देखिए, दो चीज़ें तो हम आपको बता चुके हैं, नहीं पता है तो आपको 100% याद होनी चाहिए। डायरेक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करनी आती। हमने राइट हैंड पाम रूल बताया था, थंब रूल बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ढंग से पढ़ लो। थंब रूल क्या था? इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब इज डायरेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ करंट, या थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन फोल्डिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस रूल को वाइस वर्सा भी याद रखना है। वाइस वर्सा का मतलब ये, जैसे हमने कहा कि थंब अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोल्डिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या अगर फोल्डिंग फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे करंट घूम रही मतलब फोल्डिंग फिंगर, तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रूल को वाइस वर्सा याद रखना आपको। इफ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड की बात हो रही है, देन फोल्डिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड वाइस वर्सा का मतलब, if folding fingers represent the direction of current, then thumb will give the direction of magnetic field। तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, हम यहाँ पर भी यूज में लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ बहुत ही इजी लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ, इसको हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स to the total current associated with that closed loop, associated with that closed loop, associated with that closed loop। फिर से पढ़ देता हूं एक बार। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ, मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल है तो इंटीग्रल के अंदर dl आएगा, सरफेस इंटीग्रल होता है तो इंटीग्रल के अंदर एरिया आता है, वॉल्यूम इंटीग्रल होता है तो इंटीग्रल के अंदर dv आता है। ये लाइन इंटीग्रल है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का B डॉट dl ओवर क्लोज पाथ का निशान लगा दो। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप। अब ध्यान रखना, यहीं पर मैं जो बात कह रहा था साइन कन्वेंशन वाली,
द डायरेक्शन ऑफ करंट इंक्लूड द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यहां पर क्या है कि अगर आपकी फोल्डिंग फिंगर्स या कर्लिंग फिंगर्स जो आपका क्लोज लूप है उस पाथ के अलोंग हैं, तो आपका जो थंब है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी मैंने बताया था अगर आपका क्लॉकवाइज इस तरह से है तो आपका थंब ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके तो थंब नीचे जाएगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना कि आपको अपनी फिंगर्स जो है ना, राइट हैंड की बात हो रहा है, फिंगर्स को उस डायरेक्शन में टर्न करना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पाथ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप। तो आपका जो थंब है, थंब का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव करंट को शो करेगा। ध्यान रखना, थंब का डायरेक्शन जो है ना इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। मतलब थंब ऊपर है तो ऊपर की ओर करंट पॉजिटिव मानी जाएगी, और थंब नीचे है तो मतलब करंट की एक्चुअल डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए। तो नीचे है तो वो पॉजिटिव है, और नीचे नहीं है तो आपको साइन उल्टा लगाना है। जो मैं कह रहा हूं उस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। दिस एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इंक्लूड्स द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शन क्या मतलब है? करंट का डायरेक्शन है। अगर आपका लूप, जैसे मेरा मतलब ये है, ये कोई लूप ले लिया हमने। अब जनरली क्या होता है 12th स्टैंडर्ड तक में तो ऐसे करके होता है। 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है, जैसे I1 करंट है, ये I2 करंट है, या ये I3 करंट है, ऐसे करके दे दिया तो बच्चा यहाँ सिग्मा I क्या लिख देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा I लिख दिया आपने, I1 प्लस I2 माइनस I3 इसलिए लिख दिया क्यों, I1 I2 सेम डायरेक्शन में और I3 अपोजिट डायरेक्शन में। लूप की डायरेक्शन आप कोई भी डिसाइड कर लो। अगर कोई भी लूप की डायरेक्शन लेंगे, जैसे यहाँ लूप का डायरेक्शन मार्क नहीं किया गया है, लूप का पाथ यहाँ पर मार्क नहीं किया गया, तो आप अपने हिसाब से करोगे ना, अपने हिसाब से अगर करोगे तो मान लो थंब ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली दोनों करंट पॉजिटिव, अब ये करंट ऊपर जाने रही तो उसको निगेटिव लेना है। या आपने यूं कर दिया तो करंट की डायरेक्शन नीचे हो गई तो नीचे वाले का साइन अलग आएगा, इन दोनों का साइन अलग आएगा। लेकिन जहां पर लूप का डायरेक्शन मार्क किया हुआ होता है वहां हमें प्रॉपर डायरेक्शन ही देनी है करंट की। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। तो अभी तो सिर्फ हमने एम्पियर रूल बताया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ, मतलब B डॉट dl हो गया, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट। टोटल करंट का मतलब उस क्लोज पाथ से एसोसिएटेड जो करंट होती है वो यहाँ लिखी जाती है। अगर कोई करंट ये बाहर है क्लोज पाथ के, ये मान लो I4 बाहर है तो I4 हम काउंट नहीं करेंगे। ये जो क्लोज पाथ है इससे एसोसिएटेड करंट लेनी है और डायरेक्शन के साथ लेनी है। डायरेक्शन मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी फोल्डिंग फिंगर लूप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो थंब विल गिव द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। एक एग्जांपल लेके मैं और बताता हूं, अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ को, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंस B बराबर म्यू नॉट H, ये B मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। तो अगर B की जगह म्यू नॉट H रखेंगे, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, यही फार्मूला ऐसा लिखेगा, इंटीग्रल ऑफ H डॉट dl इज इक्वल टू सिग्मा I। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ ऐसा लिखेगा, H डॉट dl इज इक्वल टू सिग्मा I। और इस पूरे टर्म को कहते हैं H डॉट dl को MMF, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अब कॉमन सेंस की बात है, कई बार इसकी यूनिट पूछ जाती है, तो ये पूरा जो टर्म है मैग्नेटो मोटिव फोर्स है, इसकी यूनिट किसके बराबर होगी? सिग्मा I के बराबर ये टर्म। इट्स यूनिट इज एम्पियर। इट्स यूनिट इज एम्पियर। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है एम्पियर सर्कुलर लॉ। बस आपको ये लूप ध्यान रखना है, लॉ से ध्यान रखना है। कैसे अप्लाई करेंगे अभी हम इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे, लेकिन जो हम अभी डायरेक्शन की बात कर रहे थे वहां पर हम आ रहे हैं अभी, ठीक है ना। हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के डायरेक्शन को सेट कर रहे हैं, इसको नोट कर लें आप। 12th में तो इससे काम चल जाएगा आपका। अब हम कुछ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। नोट कर लिया है, मैं हटा रहा हूं इसको भी।
चलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो एग्जैक्टली जेई से रिलेटेड है, आपको अच्छे से सबको समझना है। चलिए हमने जैसे बताया था डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ये ले लिया लूप, अब हम क्या करेंगे, लूप में करंट की डायरेक्शन हमने मतलब लूप की डायरेक्शन हमने शो कर दी। अच्छा एक चीज तो ध्यान रखना है आपको, क्रॉस का मतलब होता है वर्टिकली इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है वर्टिकली आउटवर्ड। आपके पास कॉपी है तो प्लेन ऑफ पेपर को कंसीडर कर लें, वर्टिकली इनवर्ड वर्टिकली आउटवर्ड। हमारे पास बोर्ड है तो वर्टिकली इनवर्ड वर्टिकली आउटवर्ड, ठीक है ना। अब यहां पर लिखा है करंट, मान लो ये I1 करंट है और ये I2 करंट। अब देखिए I2 करंट तो लूप के बाहर है, इससे कोई रंग नहीं। अब यहां पर हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl निकालना। देखिए इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट। अब I1 और I2 में से I2 करंट तो लूप के बाहर। आप देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में फोल्ड करो, सॉरी लूप की डायरेक्शन, ये लूप की डायरेक्शन है, ये लूप है और इससे जो करंट फ्लो रही वो I1 है, मतलब यहाँ कोई डंडा रखा होगा ना, इसके अंदर करंट जा रही है और वो करंट कैसी है, इनवर्ड है। अब हम देखते हैं कि ये I1 पॉजिटिव हमें लेनी है नेगेटिव लेनी है, तो हमने क्या बताया था, फोल्डिंग फिंगर्स को अपना लूप की डायरेक्शन करो। तो अब थंब किधर आ रहा है आपका, देखो ये देखो ना, करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है ना, ऐसे जा रही है, तो थंब आपका बाहर आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ वाली करंट को हमें पॉजिटिव लेना है। तो लेकिन ये तो करंट अंदर है, तो ये करंट क्या होगी, माइनस की, तो म्यू नॉट माइनस का I1 और प्लस ये तो जीरो होगी, इसका तो काम ही नहीं है, I1 ही लिखो आप। माइनस का I1 लेना मतलब माइनस का म्यू नॉट I1, अगर ये I1 है। मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा था, ये लूप है, लूप का डायरेक्शन यहां पर शो किया गया है, तो फोल्डिंग फिंगर्स को लूप की डायरेक्शन में ले जाइए, तो थंब जो है ना वो पॉजिटिव करंट को शो करेगा। थंब किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव करंट को। तो इसका मतलब बाहर की तरफ अगर कोई करंट होती है तो वो पॉजिटिव लिखी जाती है, लेकिन ये करंट अंदर दी गई तो इसका मतलब वो नेगेटिव करंट आएगी। इस तरह से हम एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से मैंने कुछ बना दिया, ये 3 कंडक्टर हमने ले लिए, ठीक है ना। इस तरह से डायरेक्शन बना लो लूप की, इस तरह से ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, कुछ भी नाम दे दो इनको। ये डंडे ऐसे हैं, वर्टिकली हैं, ये दिख नहीं रहे तुम्हें, ठीक है ना। I1 I2 या I3 ऐसे रख दीजिए। अब देखिए लगाइए एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाइए, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाइए, तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इस लूप की डायरेक्शन ये है, ऐसे देखो, फोल्डिंग फिंगर देखो आपने ऐसे करके कर लिया, इसका मतलब ये करंट बाहर आनी चाहिए और बाहर ही आ रही है करंट, अंदर नहीं जा रही है। मैंने कहा ये डंडे खड़े हैं इसके अंदर, बाहर ही आ रही है, इसका मतलब I1 प्लस में हो गया। इस लूप को देखो, ये ऐसे है, देखो ऐसे करंट जा रही है ना, उंगली ऐसे कर ली, अंदर जा रहा है अंगूठा, तो अंदर वाली करंट पॉजिटिव लेनी, मतलब ये पॉजिटिव है, ये तो करंट बाहर है, तो माइनस का I2 प्लस का I3। इसको ध्यान से समझिए, आपको अपनी जो फिंगर है वो लूप की डायरेक्शन में फोल्ड करनी, लूप का जो डायरेक्शन दिया गया है, फिर आपका जो अंगूठा है वो पॉजिटिव करंट को शो करेगा। तो
तो जैसे यहाँ पर इस तरह से करंट का डायरेक्शन दिया गया, ये देखो दिया गया, तो हमने ऐसे करके देखो फोल्ड किया ना, ये करंट इधर जा रही है, अंगूठा बाहर आ रहा है और करंट भी ये बाहर ही है। मैंने कहा इसको डंडे को ऐसे समझो आप, करंट बाहर ही आ रही है, इसका मतलब प्लस में होगी। इसमें लूप का डायरेक्शन ये है, ऐसे कर लिया, ये दोनों करंट इस लूप के अंदर है ना, ऐसे कर लिया मैंने। अब अंगूठा अंदर जा रहा तो अंदर वाली करंट पॉजिटिव होगी, बाहर वाली निगेटिव, तो अंदर वाली ये है, बाहर वाली ये है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है ना। और हम अब एक एग्जांपल देते हैं, आपको अपने आप ट्राई करना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए मैं एक डायग्राम फिर बना रहा हूं आपके लिए, और क्लियर हो जाएगा आपका। अरे ऐसे हमने खूब सारे लूप बना दिए, ठीक है ना, इस तरह से लूप। अब ये तुम समझ जाना है, कुछ भी डायरेक्शन दे दो यहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया है ये लो, हमने करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन दिखा दी हमने। यहाँ पर करंट क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस आई 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 आई, लगाओ एम्पियर में। इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी एल इक्वल टू, ध्यान रखना ये चीज जेई के लिए बता रहा हूँ मैं, जेई या नीट में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, म्यू नॉट टोटल करंट। देखो अब बताओ इस लूप के लिए करंट आई पॉजिटिव हो गया निगेटिव, फोल्डिंग फिंगर को करो, देखो ना ये ऐसे जा रही करंट, कर दिया, बाहर आनी चाहिए करंट लेकिन करंट अंदर जा रही, माइनस का आई। इधर देखो ये ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर करंट आनी चाहिए लेकिन करंट बाहर है, ये भी माइनस का आई। इधर देखो बाहर आनी चाहिए ये करंट, बाहर ही है, प्लस का आई। इधर करंट देखो अंदर जानी चाहिए, अंदर ही है, माइनस का आई। माइनस आई माइनस आई प्लस आई माइनस आई, नहीं सॉरी, अंदर जानी चाहिए, अंदर ही है, ये अंदर जानी चाहिए, अंदर ही है, तो प्लस की आएगी। ये बाहर आनी चाहिए, बाहर ही है, अंदर जानी चाहिए लेकिन बाहर है, और ये बाहर आनी चाहिए अंदर, ये जीरो हो जाएगा। सिग्मा आई कितना हो रहा है यहाँ पर, जीरो, माइनस आई प्लस आई। तो कहने का मतलब इस तरह से आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, करंट की डायरेक्शन को। चलिए वापस वहीं आ जाइए एम्पियर रूल पे, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। जैसे हमने बायो सीवर्ट्स लॉ पढ़ा था, फिर हमने उसके एप्लीकेशंस किए थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल का। तो अभी हमने एम्पियर रूल पढ़ा है, तो एम्पियर रूल के एप्लीकेशंस पढ़ने हमें, तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए बहुत सीधा सा रूल है एम्पियर रूल या एम्पियर सर्कुलर लॉ, आराम से एप्लीकेबल होता है, तो इसके डेरिवेशन भी बहुत ईजी है। ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ध्यान रहे, फाइनाइट लेंथ का हमने एम्पियर रूल से नहीं निकाला था, बायो सीवर्ट्स लॉ से पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में। फिर वहां पर हमने इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए कंडीशन लगा दी थी अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल टू 90। लेकिन आज हम डायरेक्ट निकालेंगे एम्पियर रूल से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर।
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। देखिए कैसे, हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया, राइट, इसमें करंट फ्लो हो रही आई, बहुत आसान है। इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना पी पॉइंट पे। तो ध्यान से समझिए, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रही है ऊपर की ओर, थंब ऊपर जाएगा, फोल्डिंग फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी ना, इस तरह से देखो ना, अंगूठा ऊपर करेंगे, उंगलियां ऐसे मुड़ेंगी ना, मतलब ऐसे करंट घूमेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी। करंट अगर ऊपर जा रही तो थंब को ऊपर करना, देखो ना, तो फोल्डिंग फिंगर क्या बता रही, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा उतना ही आर डिस्टेंस पे यहाँ होगा, उतना ही इधर होगा। तो इसी आर को रेडियस मान के हमने क्या ले लिया, इसके चारों ओर एक एम्पीरियन लूप ले लिया। हमें एम्पियर लॉ अप्लाई करना है तो हमें एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। जैसे हम गाउस लॉ अप्लाई करते थे तो गाउसियन सरफेस बनाते थे, तो ये हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया। ध्यान रखना, लूप शुड बी सिमेट्रिकल, ताकि लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आए। अब आप लूप की कल्पना कर सकते हैं तो ठीक है। इस तार के चारों ओर एक लूप ले लिया हमने आर रेडियस का, क्योंकि आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकलना है। जितना आर डिस्टेंस पे यहाँ होगा उतना ही आर डिस्टेंस पे यहाँ होगा, बस डायरेक्शन अलोंग द पाथ होगी। यहाँ पर आर डिस्टेंस इधर होगा, यहाँ इधर होगा, क्यों, अपने का ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा। तो चलिए, हमने ये एक एम्पियर रूल ले लिया। अब इस पे हम कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लें, इस तरह से डीएल, तो डीएल की डायरेक्शन इधर होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। मैंने कहा ना, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंजेंशियल होगा। अगर हम यहाँ डीएल लेते इस पॉइंट पे तो डीएल इधर जाता, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जाता, क्योंकि आपका ऐसे है, जैसे जैसे पाथ मुड़ रहा, फिंगर वैसे ही मुड़ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द पाथ, ठीक है ना। तो हमने क्या निकालना था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इसके अंदर आई करंट जा रही है, इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो इसी आर को रेडियस मान के हमने क्या बना लिया, एम्पीरियन लूप। उस लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द पाथ, ठीक है ना। अब कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें निकालना है। निकाल दो एम्पियर रूल लगा करके। टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब जिसकी डिस्टेंस R है, एट डिस्टेंस R फ्रॉम स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। वी कंसीडर, क्या कंसीडर किया, एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस, एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस R अराउंड दिस स्ट्रेट वायर। बाकी डायरेक्शन आपको सारी शो हो रही, मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट एवरी पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द पाथ। मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं वो लैंग्वेज भी लिखें, इसलिए लैंग्वेज साथ में दे रहा हूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप विल बी सेम, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be along the path। जिधर जिधर पाथ जा रहा है पाथ के along है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल। तो अप्लाई कर दो एम्पियर रूल। अप्लाइंग एम्पियर रूल, लगा दो एम्पियर रूल। इंटीग्रल ऑफ V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब होता है उस लूप से पास होने वाली करंट, ठीक है ना। अब इस लूप में डायरेक्शन नहीं दिया गया तो आप ऑर्डिनरी
जो करंट की डायरेक्शन है उसमें अंगूठा कर लो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपको मिल गई है। बी डॉट डीएल मिल डॉट सिग्मा आई, ठीक है ना। सिग्मा आई का मतलब होता है इस लूप से कितनी करंट पास हुई। लूप ये है और इसके अंदर क्या है, स्ट्रेट वायर रखा है, स्ट्रेट कंडक्टर रखा है, तो लूप से पास होने वाली करंट का मतलब है ये जो करंट है डंडे से जा रही है वही लूप के अंदर है करंट। इस लूप के अंदर और कौन सी करंट, यही तो करंट है, क्योंकि लूप के अंदर क्या रखा है, ये डंडा स्ट्रेट कंडक्टर है आपका, इसमें करंट कितनी जा रही है आई, तो इसका मतलब लूप से एसोसिएटेड करंट कितनी होगी आई। बी डॉट डीएल को खोलो, बी डीएल cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, कितना हो गया आई। यहाँ थीटा कितना है 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पाथ सिंस थीटा इक्वल टू 0 एज बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन। तो थीटा 0, तो ये cos 0 कितना हो जाएगा 1, क्या बचेगा इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीएल का मतलब 2 पाई आर, इंटीग्रल डीएल कितना होगा 2 पाई आर। क्यों, ये डीएल यहां लिया, डीएल 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 पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तो बी बराबर कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही कल हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। कल का मतलब है जो पिछला वीडियो लेक्चर था, मैं कल इसलिए बोल रहा हूं कि इसका पहला वाला वीडियो लेक्चर जो हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ से निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ में था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। इनफाइनाइट लेंथ के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 90 हो गए थे, साइन 91 होता, 1 प्लस 1 2 2 2 4, तो ये रिजल्ट आया था बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही रिजल्ट कल का था, ठीक है ना। नहीं लिख रहा तो ऊपर कर लो म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ बी बराबर वही, और ये 2 पाई आर नीचे जाएगा, 2 पाई आर नीचे जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब हम इसी एम्पियर रूल का यूज कर करके, चूंकि हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ लिया है, तब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बेसिकली होता है क्या, एक सिलेंडर है। कंडक्टर क्या है, ये तार क्या है, सिलेंडर है। पतला होता तो हम कहते हैं तार है, और थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा तो हम क्या कहते हैं, ये सिलेंडर है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन वायर की होती है वही कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, सिलेंडर की है। बस रेडियस कम है तो आप कहते हो तार है, तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। रेडियस ज़्यादा है तो आप कह रहे हो सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। निकालने का तरीका तो वही, जैसे तार के आपने चारों ओर एम्पीरियन लूप लिया, तो वैसे ही सिलेंडर है तो सिलेंडर के चारों ओर एम्पीरियन लूप ले लेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं, उसमें दिक्कत ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंडर, बिल्कुल सेम है, जो वायर है वो ही सिलेंडर है, इसलिए दोनों को एक साथ हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल डिटो है, कोई भी चेंज नहीं, ध्यान रखना। देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट। अब स्ट्रेट की जरूरत नहीं, सिलेंडर ऑलरेडी स्ट्रेट ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट हटा सकते हो आप, यहाँ पर करंट कैरिंग सिलेंडर आप यहाँ पर लिख सकते हो, करंट कैरिंग सिलेंडर। अभी मैंने बताया था कि सिलेंडर और वायर एक ही बात होती है। हाँ, ये हो सकता है कि सिलेंडर सॉलिड है तो रिजल्ट अंदर वाला कुछ और आएगा, और सिलेंडर अगर हॉलो है तो अंदर वाला रिजल्ट कुछ और आएगा। तो हम सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, हॉलो सिलेंडर के केस में केवल अंदर वाला रिजल्ट चेंज आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हमने मान लिया, अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, जो वायर की थी वही सिलेंडर लैंग्वेज। ध्यान दो, देखिए एक सिलेंडर है,
ये सिलेंडर सॉलिड है, समझिए ना, सॉलिड सिलेंडर है इस तरह से। चलिए, मतलब जो करंट फ्लो हो रही है सिलेंडर से वो पूरे क्रॉस सेक्शन से इस तरह से करंट निकल रही होगी। ध्यान रखना ये सब बातें जो कही जा रही, ध्यान रखना। करंट कितनी जा रही है? आई, ये ऊपर लिखा आई करंट। सिलेंडर से करंट पास हो रही। सिलेंडर का रेडियस खुद का कितना है? कैपिटल आर ले लो। अब हमारे पास यहाँ सिचुएशन 3 है कि हमें सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या सरफेस में निकालना है या अंदर निकालना है। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं यहाँ पर बाहर वाला केस ए, आउटसाइड सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ निकालने जा रहे हैं? आउटसाइड द सिलेंडर। तो तुरंत आप क्या करें? आउटसाइड एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर बाहर एक पॉइंट ले लो, या ऐसा करो, कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सिलेंडर का रेडियस यहाँ आर दिखा दो। ये पॉइंट लिया आपने बाहर आर डिस्टेंस पे। मैंने कहा था जैसे भी तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप निकाले थे, ये तार लिया था, इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया था। अभी ये सिलेंडर है तो सिलेंडर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया था। अब इसी आर को रेडियस मान के क्या बनाना है? गाउसियन सॉरी एम्पीरियन लूप बना दो यार। ये लूप, ये एम्पीरियन लूप बन गया। वही कहानी यहाँ पर भी करनी है। यहाँ डीएल ले लिया हमने, डीएल की डायरेक्शन और यहाँ बी की डायरेक्शन। मतलब कहने का है कि अगर सर्कुलर लूप है, एम्पीरियन लूप सर्कुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द पाथ, करंट ऊपर जा रही है। तो मतलब थीटा 0 यहाँ पर भी होगा। जैसे मैंने कहा ना, तार और सिलेंडर में कोई अंतर नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही छापते जाओ, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। एम्पीरियन लॉ लगाइए, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। ध्यान देना कोई भी अंतर नहीं, ये बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा आई। सिग्मा आई यहां पर भी आई, ये लूप है ना, लूप के अंदर सिलेंडर रखा हो, सिलेंडर से करंट आई निकल रही, मतलब लूप से पास होने वाली करंट कितनी आई? लूप से एसोसिएटेड करंट लिखनी है तो आई। थीटा कितना है? यहां पर भी 0 है, cos 0 कितना होता है? क्या बचेगा? बीडीएल। ये लो बीडीएल बराबर। अब क्या करना? बी बाहर आ जाता है, डीएल की जगह क्या आएगा? ये आर रेडियस है ना, तो ये सर्कमफ्रेंस पूरी कितनी होगी भाई? ये डीएल है ना, ये वाली चीज डीएल है। डीएल 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 पूरा करोगे तो 2 पाई आर बन जाएगा ना। तो 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी बराबर कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, देखिए जो रिजल्ट वायर का था वो यहां आया, जो रिजल्ट वायर का था, जो रिजल्ट वायर का था वो यहां पर आया। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सेम रिजल्ट है जो वायर का वो इसका। अब अगर यही पॉइंट कहां होता? सरफेस पे, तो केस दूसरा क्या है? एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। बी केस एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर। सरफेस का मतलब आपका स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर के बराबर हो गया स्मॉल आर। सरफेस की बात करें मतलब आपका जो पी पॉइंट है यहां होगा, ये पी पॉइंट कहां होगा? यहां। तो अब आपका एम्पीरियल लूप यही बनेगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो रिजल्ट पे कहां फर्क पड़ना भाई? वो सेम का सेम रिजल्ट रहा आपका। ये सिलेंडर है आपका सॉलिड सिलेंडर, करंट तो वही आई जा रही ना, सबसे आई जा रही फ्लो हो रही है। ये रेडियस आर है, पॉइंट आपका यहां आ गया पी, तो अब एम्पीरियल लूप ये हो गया। अब जब हम इंटीग्रल डीएल करेंगे, इसमें तो डीएल होगा ना, डीएल 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 डीएल। अब ये रेडियस और ये बराबर है ना, मेरा मतलब क्या? स्मॉल आर किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के। अब रिजल्ट में कहां चेंज आएगा? देखो इसी को सेम फॉलो करना है। यहां जहां 2 पाई स्मॉल आर आया है वहां पर क्या आ जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि ये रेडियस जो है ना, अभी पॉइंट तक की डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर हो गई। स्मॉल आर इक्वल टू पाथ बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो कि कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ये कैसा है? कांस्टेंट, क्योंकि कैपिटल आर तो चेंज होगा नहीं ना,
सरफेस पे आप कहीं भी निकालो, जैसे बाहर तो आप यहाँ निकाल लेते स्मॉल आर कुछ और है, अगर बाहर पॉइंट यहाँ लेते तो स्मॉल आर चेंज हो जाता ना। अब सरफेस का मतलब तो फिक्स वैल्यू हो गई, तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर विच इज कांस्टेंट। अब तीसरा जिसका केस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द सिलेंडर। अभी तो आपने जो एम्पीरियन लूप लिया था उससे निकलने वाली करंट आई थी। अब आपका जब अंदर पॉइंट हो जाएगा तो लूप जो है ना थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखिए इनसाइड, इसको हटा रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझना, एक लाइन में और कुछ नहीं करना है। तीसरा जो केस है इनसाइड वाला, इनसाइड द सिलेंडर। हम आपको ये बताना चाहते हैं, अभी तक जो आपने एम्पीरियन लूप लिया था वो सिलेंडर के बाहर था, मतलब उस लूप के अंदर ही सिलेंडर था, या सरफेस पे था तो भी लूप के अंदर सिलेंडर था। अब आपका जो है ना, देखिए इनसाइड का मतलब स्मॉल आर छोटा हो गया कैपिटल आर से, मतलब आपका पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, ये स्मॉल आर है, ये है कैपिटल आर, छोटा हो गया। अब आपका एम्पीरियन लूप कितना बनेगा, ये लूप बनेगा। मेरा मतलब ये है कि आप इसको गौर से समझो, आप सिलेंडर को ऐसे समझो। अब आपका जो सिग्मा आई लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, सिग्मा आई, वो क्या होगा सिग्मा आई। अभी हमने कहा था ना इससे सिलेंडर से जो करंट जा रही है वो सिग्मा, क्यों, लूप के अंदर सिलेंडर आ गया था। अब आपका ये जो दिख रहा है ये वाला, आप गौर से देखो, ये चीज दिख पा रही ना, ये पॉइंट है आपका, पॉइंट ये है आपका P, ये स्मॉल आर है। तो अब जो यहां से करंट निकल रही होगी ना, इतने से, पूरे सिलेंडर से नहीं, जो यहां से करंट पास हो रही है वो सिग्मा आई की जगह आएगी ना, इतने से। अभी तक तो क्या पूरे से जो करंट ले, अब क्या करना, हमने इतना लूप ले लिया, तो यहां से जो करंट बाहर आएगी वो सिग्मा आई कहलाएगी। सिग्मा आई का मतलब क्या है, करंट एसोसिएटेड विद एम्पीरियन लूप। अब आपका एम्पीरियन लूप तो इतना रह गया, तो इतने से क्रॉस सेक्शन से जो करंट बाहर निकलेगी ना, इस क्रॉस सेक्शन से, ये वाली करंट, ये सिग्मा आई ली जाएगी, पूरी करंट सिग्मा आई नहीं ली जाएगी। ये करंट हमने मान ली कितनी है, आई डैश। अब यही हमें आई डैश निकालना है, वही सिग्मा आई की जगह आएगा। तो बड़ा आसान है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाकी तो वही सेम है। ये आर रेडियस का लूप है ये वाला आपका, तो इंटीग्रल डी की जगह कोई 2 पाई आर आएगा, थीटा 0 आएगा क्योंकि सर्कुलर है। सिर्फ हमें क्या निकालना है, ये आई डैश अब आई नहीं होगा। तो देखो, सिंस करेंट फ्लोइंग थ्रू, ध्यान से समझना, क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इज आई। इस पूरे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उससे कितनी करंट फ्लो रही थी, आई। इसलिए करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट आएगी, आई अपॉन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे क्रॉस सेक्शन से, मतलब पूरे सिलेंडर से आई करंट निकल रही थी ना, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन कितनी आएगी, आई अपॉन। इसलिए आपको किस क्रॉस सेक्शन से करंट चाहिए, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर विल बी, यूनिट से इतनी, जिससे कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू, ये सिग्मा आई कहलाएगा। यही हमारा आई डैश है। पूरे क्रॉस सेक्शन से, पूरे क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट जा रही, आई, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितनी हुई, इतनी, इसलिए तुम्हें तो इतने से क्रॉस सेक्शन से चाहिए करंट, मल्टीप्लाई कर दिया। यही सिग्मा आई की जगह हमें लिखना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। अब अपना एम्पियर रूल लगाओ, देखिए एम्पियर रूल यहाँ लगा रहा हूं, इंटीग्रल
बी डॉट डी एल म्यू नॉट सिग्मा आई, नो प्रॉब्लम। इसको बी डी एल को खोलेंगे तो बी डी एल ही बचेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट सिग्मा आई की जगह आई डैश। अब सिग्मा आई की जगह आई नहीं, आई डैश। कौन सी आई डैश? ये वाली। यहाँ से काट दो, पाई से पाई काट दो, कितना आएगा? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। आई से ही हमने काट दिया। अब देखो क्या मिलेगा, ये बचेगा बी डी एल। अरे बी तो बाहर आ जाएगा, डी एल की जगह क्या आएगा? इस डी एल जगह क्या आएगा? 2 पाई आर। ये रेडियस स्मॉल आर है ना, तो सरकमफ्रेंस क्या बनेगी? 2 पाई आर। सेम है, कॉपी कर लो। म्यू नॉट आई डैश जगह ये आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। काट पीट दो, जो आंसर आए वो लिख दो। देखो पाई से पाई, एक आर से एक आर गया, तो बी बराबर क्या बचा? ध्यान से बताइए, म्यू नॉट क्या काट दिया हमने? ये पाई नहीं कटेगा है यार, सॉरी ये आई है भाई, ये पाई है, कुछ नहीं कटेगा, पाई ही रहेगा, आई रहेगा, सिर्फ एक आर कटा। तो म्यू नॉट आई, एक आर यहां बचा, अपॉन 2 पाई और आर स्क्वायर। ये आएगा रिजल्ट। दिख नहीं रहा, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। बी बराबर म्यू नॉट आई आर अपॉन, ये जो टर्म फिर कांस्टेंट है ये वाला, मतलब बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ से हमने ऊपर लिख दिया, नीचे दिख नहीं रहा था। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमने लाइन चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वही सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है, वही इस तरह से सर्कुलर लूप लेना है। डीएल की जगह वही 2 पाई आर आना। सिग्मा आई का मतलब है लूप से एसोसिएटेड करंट, और कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसका एक ग्राफ भी बना देते हैं, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक चीज बता दें आपको, अगर सिलेंडर हॉलो होता, यहां लिख देता हूं, फॉर हॉलो सिलेंडर में गर्मी बहुत है, पंखा चला नहीं पा रहा हूं, क्योंकि पंखे की आवाज आएगी आपकी वीडियो में, तो पंखा नहीं चल पा रहा है, गर्मी काफी है, पसीने से भीग गया हूं। तो फॉर हॉलो सिलेंडर, अगर सिलेंडर हॉलो होता सपोज, अब अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो यहां से कोई करंट ही नहीं जाती, आई कितना होता? 0 होता ना। देखिए अगर सिलेंडर हॉलो है तो जो करंट का फ्लो होगा वो सरफेस के थ्रू ही होगा ना। तो अगर बाहर एम्पीरियन लूप लेंगे तब तो सिग्मा की जगह आई आ जाएगा, क्योंकि सिलेंडर अंदर रखा, सिलेंडर के सरफेस से करंट जा रही है, वो एम्पीरियन लूप के अंदर आ जाएगी, सरफेस पे भी आ जाएगी। अंदर की बात करेंगे तो अंदर से करंट थोड़ी पास होगी, सिलेंडर तो हॉलो है ना, तो सिग्मा आई की जगह कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हॉलो सिलेंडर इज 0, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिड सिलेंडर, ये हमने निकाल दिया है, हॉलो के अंदर 0 होता है। अंदर की बात हो रही, बाहर और सरफेस पे दोनों सिलेंडर के रिजल्ट सेम है, चाहे सिलेंडर हॉलो हो चाहे सिलेंडर सॉलिड हो, ध्यान रखना। नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके नोट करा करो या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिया करो। चलिए हटा रहा हूं मैं। अब बात आ रही है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। ये रेडियस है, आर के साथ ग्राफ बना रहा हूं, ये आर बराबर आर हो गया मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ। अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, देखो ये लिखा ना B इज प्रोपोर्शनल टू R, तो B इज प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ ये हो गया, ये स्मॉल r। बाहर का रिजल्ट B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, बाहर निकाला था B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r, तो बाहर का ग्राफ ऐसे आएगा, अंदर स्ट्रेट लाइन आएगा। सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है इसकी, चाहो तो आप सिलेंडर ऐसे दिखा सकते हो, ये लो फालतू में सिलेंडर बनवा दिया। बाहर वेरिएशन ये आएगा, अंदर स्ट्रेट लाइन, और यहाँ सरफेस पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कहलाता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने एम्पियर रूल पढ़ा।
एम्पियर रूल में करंट का क्या रोल होता है, सिग्मा ई कब प्लस ली जाती, कब माइनस ली जाती, उसके बारे में हमने बताया। फिर एम्पियर रूल के एप्लीकेशन में पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर निकाला, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंडर निकाला। सिलेंडर में मैंने सॉलिड सिलेंडर की बात की और हॉलो में मैंने बता दिया कि अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता, बाकी सारे रिजल्ट सेम है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस, उसका हमने ग्राफ बनाया। तो जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन, उसमें हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर होने वाला है। बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है, समझ गए ना। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेना सोलेनॉइड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बैक टू बैक सोलेनॉइड का आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब भी वीडियो देखें तो मैंने कहा ना कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि आप अपने नोट्स बनाते रहें, और बिना नोट्स बनाए कुछ भी नहीं होने वाला। आपको यहाँ सब कुछ दिख रहा है लेकिन बाद में भूल जाओ तो आपके पास ईच एंड एवरीथिंग लिखी होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूँ ना बोर्ड पे, देख रहा हूँ पसीना पसीना हो रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप फिर भी नहीं लिख रहे हो। तो ऐसी गलतियां मत करो भाई, समझ गए ना। तो प्लीज कॉपी पेन लेके ही बैठे जब भी वीडियो देखें, ठीक है ना। और वीडियो देखते रहें। और मैंने जैसे कहा था हर वीडियो के बाद कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम पूछते हैं। तो शायद पढ़ाई नहीं कर रहे हो अभी जितना करना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।